नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर से हमारे सहयोगी आपको बताते चले कि ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान मंत्री ने गेहूं खरीद के प्रबंधों को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद सही तरीके से चल रही है। कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा में गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाना लगा रहा है कि सरकार चुनाव में चली गई, जिसके चलते किसानों को मंडियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर से बात करते हैं। सर, मंडियों में जिस तरीके से गेहूं की बंपर आवक हुई है, किसान कहीं ना कहीं उससे परेशान है, समय पर उठान नहीं हो रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि सरकार तो चुनाव में बिजी है, अपना अपना फायदा देख रही है और किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं इस प्रकार की बात है। देखिए, हमने अभी इस रविवार को हमारा पूरा प्रयास रहा कि मंडियां खाली होनी चाहिए और आज भी मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुला रखी। अभी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो गेहूं आई है उसका उठान जल्दी से जल्दी हो। सर, पिछले दिन जो बारिश आई थी उससे उत्तर हरियाणा में काफी जगह जो है गेहूं की फसल भीग गई और किसान यूनियंस का आरोप है कि बारदाना जो है पर्याप्त मात्रा में जो है मंडियों में नहीं पहुंचाया गया। नहीं, ऐसी बारदाने की तो कोई समस्या नहीं आ रही, लेकिन कहीं कहीं जो नुकसान आया था उसकी भरपाई हम करेंगे। एक सर, हरियाणा में कई जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां गेहूं के अंदर जो है आगजनी की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके से जो है उनका नुकसान की जो है भरपाई की जाएगी? देखिए, जहां ओड़ों से नुकसान होया या भी आग से नुकसान होया तो हम क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के उस पर किसान अपलोड कर देगा और निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे। फिर अगर एक लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपकी पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की थी और उसके बाद जो है जेजेपी ने भी 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, 6 प्रत्याशियों की जो है इनेलो की भी आ गई है। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, मुकाबला किस तरीके का है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, हम रोजाना 4 से 6 रैलियां करते हैं हलकों में। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों उस रैलियों में रहते हैं और बहुत ही सफल रैलियां हो रही हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है और जिस प्रकार से पिछली बार हमने 10 की 10 सीटें जीती थी, इस बार भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। सर, कुछ लोकसभा सीटों पर आपके प्रत्याशियों का विरोध सामने देखने को मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो है वो किसान आंदोलन के जो कुछ किया है उसी का एक नतीजा है कि आज इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर उस वक्त किसानों का साथ देते तो शायद आज इनका विरोध नहीं होता। देखिए, किसान के लिए जो काम इस सरकार ने किया, मैं समझता हूं आज तक किसी सरकार ने 1966 से लेके आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं है जितना किसान की मदद की हो, जितनी मदद इस सरकार ने की। बार बार कुछ लोग इस प्रकार के नारे देते हैं, लोन माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किया किसी ने नहीं। लेकिन इस सरकार ने एक मुफ्त योजना शुरू की और उसमें 1100 करोड़ रुपया माफ किया किसान का और इस बार बजट में भी उसको लेके आए। अगर किसान उसका लाभ उठाएगा तो 1750 करोड़ रुपए उसमें माफ होंगे। तो मैं नहीं समझता किसी ने इस प्रकार का किसान के लिए किया हो। जिस प्रकार से 14 फसलों की खरीद हरियाणा में हो रही और उनमें से 2 फसलें तो ऐसी बड़ी हैं जिनकी खरीद नहीं होती थी, उसमें सरसों और बाजरा इस सरकार ने की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से जो किसान, जो भी आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि किसान की फसल में आग लग गई या ओले पड़ गए, तो इस प्रकार से जो भी नुकसान हुआ, इन 9-9.25 साल में हमने 12,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि हमारे से पूर्व सरकार जो है उसने 10 साल के शासन में केवल 1100 करोड़ रुपए दिए थे। तो ऐसा नहीं है, किसान समझता है सारी बात को। ये तो कुछ लोग हैं जो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी से इनकी आस्था कहीं और है, इसलिए वो करते हैं। और मैं समझता हूं इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि समाज इसकी इजाजत नहीं देता और समाज ना ही इसको पसंद करता है। और मैं दिखाई दूंगा चुनाव के बाद, आप स्वयं महसूस करोगे कि जिन लोगों ने इस प्रकार के हथकंडे अपनाए उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, उन पार्टियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, एक सवाल और है कि इस पूरे देश में हर बार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी घोषणा की जो है अक्सर किसान संगठन और किसान मांग उठाते रहते हैं। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा इसका जिक्र किया है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा किसान जो स्वामीनाथन आयोग है उसका जिक्र नहीं है। क्या नहीं लगता कि एक बड़ा कदम शायद किसान हित को लेकर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है? देखिए, मैक्सिमम ने जो किसान के पक्ष में स्वामीनाथन जी ने कहा उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया और बात इन पार्टियों कहने की नहीं है। स्वामीनाथन जी ने स्वयं स्वीकार किया इस बात को कि इस सरकार ने वो काम किया, तो हमने किसान के हित का काम किया। वो मतलब ऐसा नहीं है केवल कहने की बात नहीं, हमने किया किसान के हित में। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर, जिनका कहना था कि हरियाणा के अंदर जो गेहूं खरीद है उसके इंतजाम पूरी तरीके से सरकार कर रही है। साथ ही उनका कहना है कि एक बार फिर 10 लोक सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा।
यमुनानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और मोदी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में सीएम बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके साथ ही कांग्रेस नेता नीलय सैनी के बेटे के निधन पर भी शोक व्यक्त करने के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज नई नई बात करते हैं, वे समाज को बांटने की बात करते हैं। यह देश शांति और भाईचारे वाला देश है। अब देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो समाज के सभी वर्गों को न्याय देगी और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, इनके पास केवल और केवल लोगों को बांटने का फॉर्मूला है जो चलेगा नहीं। कृपया करके ये बता दें कि इन्होंने देश को 10 साल में क्या दिया है सिवाय नफरत फैलाने के। ये तो भारतीय नफरत पार्टी आप समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। ना आपने लोगों को रोजगार दिया है, ना आपने महंगाई कम की है। 10 साल का अपना लेखा जोखा ये बता दें। अगर इनके पास कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी बात करते, भाजपा उसकी बात करती। आज भी केवल धर्म के नाम पर आप बंटवारे की बात करते हो। लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर करनाल के डॉक्टर मंगल सेन सभागार में पीठासीन और साथ ही सहायक पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। ट्रेनिंग के नोडल अधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चौधरी ने बताया कि चुनाव को लेकर पीठासीन अधिकारियों और सहायक पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग 27 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कई ग्रुपों में 2500 से भी अधिक जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान को जो ट्रेनिंग दी गई है चौधरी साहब के द्वारा, बहुत ही एलैबोरेटली और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। हालांकि मेरी तो फर्स्ट टाइम जो है प्रिजाइडिंग की ऑफिसर की ड्यूटी आई है, परंतु मैं यहाँ से पूरी तरह से संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। और बड़ा ही डिटेल और बड़ी माइन्यूट डिटेलिंग जो है सर ने बताई है। तो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से, जैसा सर ने भी आपसे बोला है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वोट डालनी चाहिए, तभी हमारा ट्रू डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो एक किस्म से, जैसे हम बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, तो उसके लिए हमने प्रदर्शन भी उसी प्रकार का करना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। लोग इसको छुट्टी के तौर पे ना लें, अवॉइड ना करें। तो मैं यही अपील करूंगा सभी वोटर से कि ये जिस तरह से हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो हम भी अपनी वोट निश्चित रूप से डालेंगे, तो आप सभी को भी बाहर आकर के वोट डालनी चाहिए। हम ड्यूटी भी देंगे और वोट भी डालेंगे अपनी, तो आप डालिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या नाम है सर? माई सेल्फ धर्मवीर भट्टल, पीजीटी इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेड़ा, इंद्री करना। आज ये हमने ट्रेनिंग कराई है, ये हमारी सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स की शुरुआत है। जो हमारे बूथ पे, बूथ लेवल के जो हमारे पोलिंग पार्टीज होती हैं, जो एक्चुअली में धरातल पे इस चुनाव को संपन्न कराती हैं, उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनको हम बैचेस बना के ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज अब जो था लगभग 250 व्यक्तियों को जो है ये ट्रेनिंग दी गई है, और ये ट्रेनिंग जो है टोटल में 2500 से कुछ ज्यादा को हमें देनी है। तो ये आगामी 6-7 दिनों तक ये प्रोग्राम ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। तो सर, इस बार ईवीएम में कैंडिडेट की फोटो होगी या क्या होगा? नहीं, देखिए, ईवीएम का जो बैलेट होता है उसमें कभी कैंडिडेट की फोटो नहीं होती। उसमें केवल और केवल उसका क्रमांक नंबर और उसका पार्टी का जो साइन है वो होता है। बाकी जो आपका जो पहला प्रश्न था, आज की ट्रेनिंग का जो हमारा कंटेंट था वो यही था कि चुनाव से एक दिन पहले, चुनाव वाले दिन और चुनाव कंप्लीट करके इनकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या क्या चीजों का इनको ध्यान करना है, क्या क्या परिस्थितियां वहां पे आ सकती हैं और क्या क्या परिस्थितियां जो वहां पे आई हैं उनको किस प्रकार से संभालना है। दोस्तों संग नहाने गया एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र नहर में डूब गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने दोस्तों के साथ में खाना खाने के बाद में मिर्जापुर में नहर पर नहाने के लिए गया था और किसी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वे नहर के किनारे पर ही नहा रहे थे। अचानक से नहाते हुए मोहित का
पांव फिसल गया और वो नहर के अंदर गिर गया। तेज बहाव के कारण वो आगे की ओर बह गया। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे पकड़ने का प्रयास भी किया, मगर पानी का बहाव काफी तेज था और इसलिए उसके दोस्तों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने आपको बता चले कि मामले को पुलिस और गोताखोरों को सूचना दी। सूचना के बाद गोताखोर और पुलिस ने नहर में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। करीब 1 घंटे के बाद गोताखोर रिंकू ने मोहित के शव को नहर से बाहर निकाला है। जिसके बारे में तो क्या कहें, ये अपने टाइम से रेस्ट टाइम पे नहाने के लिए आ गए। 4 लड़के थे ये साथ में, तो ये नहर के किनारे बैठ के नहा रहा था। इसको शायद तैरना नहीं आता था। ये अचानक ही पैर फिसला। इन्होंने जब देखा तो तब तक वो डूब चुका था, जो ये बच्चे बता रहे हैं इसके अनुसार। अब मौके पे क्या हुआ वो तो वही बता सकते हैं बच्चे। हमारे को जैसे पता लगा हम भी इसी समय यहाँ पर पहुंचे और पुलिस से भी मिलाप किया, गोताखोर प्रगट सिंह से भी मिलाप किया। भाई क्या हुआ? बोला कि ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। करनाल से चंडीगढ़ शादी में जा रहे एक परिवार की चलती कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस आगजनी में कार सवार परिवार जो है वो काफी सुरक्षित है। और वहीं कार मालिक कमल भल्ला ने भी बताया कि वो करनाल से चंडीगढ़ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो शाहबाद पहुंचे तो अचानक से गाड़ी भी बंद हो गई। उन्होंने नीचे उतरकर देखा तो कार में आग लग चुकी थी और उनके देखते ही देखते पूरी कार जो है वो जलकर राख हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन उनकी कार जलकर राख हो चुकी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, सूचना प्राप्त हुई थी कि चलती गाड़ी में आग लगी है। जो मौके पहुंचे तो गाड़ी थी करनाल की। कमल बल्ला हुआ, उसके परिवार के 4 सदस्य थे। जो उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि चलती गाड़ी में ब्रेक लगी और धुआं उठने लगा। जो उन्होंने गाड़ी रोक ली और जो गाड़ी को बोनट खोलने के बाद वो साथ के साथ उसमें आग लगी। सर, हम करनाल से चंडीगढ़ जा रहे थे शादी में, तो रास्ते में यहीं पे आके शाहबाद पार करते ही अचानक गाड़ी के अंदर ब्रेक क्या बल्कि इसका बंद होगी गाड़ी। तो बंद हुई, जैसे हमने ब्रेक लगाई, रोकी और एकदम से आगे धुआं उठने लग गया। तो इतनी देर में देखा कि गाड़ी ने पूरी आग पकड़ ली, तो जिससे कि पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन से यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन गाड़ियों से प्रभावित होने के कारण जहां पर रेलवे स्टेशन पर लोग घंटों इंतजार भी करते नजर आ रहे, तो वहीं अंबाला स्टेशन पर कुलियों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा। ट्रेन न आने के कारण कुलियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक सुबह 5:30 बजे तक कुल 925 गाड़ियां मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर इफेक्ट हो चुकी हैं, जिसमें 417 गाड़ियां कैंसिल हुई हैं, 186 मेल एक्सप्रेस और 231 पैसेंजर ट्रेनें। इसके अलावा 417 गाड़ियां जो हैं वो डाइवर्टेड रूट से अभी तक हम चला चुके हैं, जिसमें 416 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो कि डाइवर्टेड रूट से चल रही हैं। तो कुल मिला के 925 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां हैं। इसके अलावा 103 मालगाड़ियां भी हमें डाइवर्टेड रूट से चलानी पड़ी हैं। तो कुल मिला के 1028 गाड़ियां इससे इफेक्ट हुई। किसानों का रेल रोको आंदोलन का आज 7वां दिन है और जिस कारण से 925 जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो गई, जिसमें से 186 मेल एक्सप्रेस और 231 पैसेंजर ट्रेनें हैं। बाकी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इन गाड़ियों के प्रभावित होने के कारण जहां पर रेलवे स्टेशन पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, अंबाला स्टेशन पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे कुलियों को भी सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि ट्रेन प्रभावित होने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक सुबह 5:30 बजे तक कुल 925 गाड़ियां मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर इफेक्ट हो चुकी हैं, जिसमें 417 गाड़ियां कैंसिल हुई हैं, 186 मेल एक्सप्रेस और 231 पैसेंजर ट्रेनें। इसके अलावा 417 गाड़ियां जो हैं वो डाइवर्टेड रूट से अभी तक हम चला चुके हैं, जिसमें 416 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो कि डाइवर्टेड रूट से चल रही हैं। तो कुल मिला के 925 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां हैं। इसके अलावा 103 मालगाड़ियां भी हमें डाइवर्टेड रूट से चलानी पड़ी हैं। तो कुल मिला के 1028 गाड़ियां इससे इफेक्ट हो चुकी हैं।
खबर सोनीपत से है, जहां पर कनाडा में आपको बताते चलें कि एमबीए की पढ़ाई करने वाले चिराग अंतिल की बीते दिनों गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और अब विदेश मंत्रालय के सहयोग से शव कनाडा से भारत लाया गया, जिसके शव को सबसे पहले सोनीपत और फिर इनके गांव बडोली लाया गया, जहां पर आपको बताते चलें कि गमहीन माहौल में यमुना किनारे चिराग के शव का अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक चिराग अंतिल एमबीए की पढ़ाई करने 22 सितंबर 2022 को कनाडा गया था और एमबीए की पढ़ाई पूरी करके वो कनाडा में वर्क वीजा पर एक कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम कर रहा था। कि 22 सितंबर 2022 को एमबीए की पढ़ाई करने गया था। फिर अब एमबीए की पढ़ाई उसकी जस्ट पूरी हुई थी, अब वर्क वीजा पर आ गया था। कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम कर रहा था। जॉब करके अपनी शिफ्ट करके घर आया था। खाना खाया पिया, सैटरडे के अगले दिन छुट्टी थी, उसने सोचा कि थोड़ा घूम आता हूँ। तो वो 10:30 बजे के करीब, 11:15 बजे के करीब घर से निकला है। तो निकलते ही उसको गाड़ी में बैठते ही जैसे उसको गोली चला दी गई है उस पर। भूपेंद्र हुड्डा द्वारा साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ के सवाल पर अरविंद शर्मा की बयान भी सामने आए हैं। आपको बताते चले कि अरविंद शर्मा बोले कि परिवार के कारण 2014 में कांग्रेस पार्टी केंद्र और हरियाणा में गई थी। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन कांग्रेस नेता तो राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगने से भी डरते हैं। आपको बताते चले कि हरियाणा में लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, तो वहीं आपको बताते चलें कि परिवार के कारण कांग्रेस केंद्र में गई थी। कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा में नहीं चलेगी लूट खसोट, और साथ ही इस पर भी बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सांसद अरविंद शर्मा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि लगातार परिवार के कारण कांग्रेस केंद्र में गई थी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात की है और इस दौरान व्यापारियों और दुकानदारों ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बताया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उनका व्यापार चौपट हो गया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है और इससे पहले भी बहादुरगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा ने समस्त पंजाबी समाज द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार में विकास कराने की न इच्छा है और न ही इच्छा शक्ति है। पिछले 5 साल में विकास करने की बजाय प्रदेश को डबल इंजन से लूटने का काम भी किया गया। बिजली, पीने का पानी, सड़कों की बदहाल हालत के लिए भी मौजूदा सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो हमारे प्रदेश की खराब हो ही गई। जो प्रदेश सुख शांति का प्रतीक प्रदेश हो 2014 से पहले हुड्डा सरकार के समय, वो प्रदेश हत्या दर में देश में नंबर 2 पे पहुंच जाए, फिरौती दर, अपहरण दर में देश में नंबर 1 पे पहुंच जाए, यानी कि अपराध दर में कुल मिलाकर देश में नंबर 1। और ये मोदी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में हर वर्ग की मांगे और किसानों की भी जो एमएसपी गारंटी की जो मांग है, कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में भी उसको जगह मिली है और प्रदेश के अंदर जो हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें भी उसको शामिल किया जाएगा। मतदाता जागरूकता को लेकर प्रशासन ने अनूठी पहल की है। इसमें मतदाताओं को निमंत्रण पत्र देकर मतदान के लिए जागरूक किया गया। इसने निमंत्रण मतदाता तुम्हें बुलाने को 25 मई को भूल न जाना वोट डालने आने को लेकर स्लोगन के साथ में भिवानी जिला के कस्बा तोशाम के एसडीएम ने मतदान आमंत्रण पत्र देकर मतदान की अपील की है। भिवानी जिला के तोशाम स्वीप टीम द्वारा 100% मतदान के लिए यह अभियान चलाया गया है। सबसे पहले तो मैं प्रत्येक मतदाता को शुभकामना देता हूं, भारतीय मतदाता को शुभकामना देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि अलग अलग चरणों में जब किसी भी क्षेत्र में मतदान हो तो अवश्य जाइएगा। अपनी पहली प्राथमिकता ये है कि वो मतदान करें। और दूसरा ये है कि हम स्थानीय तौर के ऊपर लगभग महीने भर से हमारी स्वीप टीम ने अलग अलग थीम पे अलग अलग रचनात्मक तरीकों से मतदाताओं से अपील करी है, जिससे लोगों तक इनकी बात बहुत सार्थक और प्रभावशाली तरीके से पहुंची है।
गांव सीही में चौपाल को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से मारपीट की है, जिसके बाद गाड़ी से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश भी की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वहीं एक पक्ष गांव की चौपाल की जमीन पर अपने नाम प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का भी आरोप लगा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी एक जो वीडियो वायरल हुई है हमारे पड़ोस की है, शिवराम मलिक, जसराम मलिक, रामकृष्ण मलिक और दर्शन इनके भतीजे हैं। शिवराम का लड़का है, ये परिवार ही रहता है सामने। इनके साथ परसों इन्होंने हमारे परिवार के एक लड़के को मारपीट करी है। उस लड़के को चोट आई है। चोट आप दिखाना चाहे तो चोट दिखा देगा ये भी आपको। तो झगड़ा गाड़ी जो चढ़ाई है, भय आतंक बनाना। 3 गाड़ियां रेकी की है, 2-3 बार आए हैं, फिर 2 गाड़ी आई हैं एक साथ में, जो हमारे पास फुटेज में है। और जब हॉर्न बजाते रहे हैं 20-25 मिनट तक, उस लड़के ने घर से निकल के देखा भी कौन है। बस वो ये समझो कि गली की ये नाली है, नाली से पैर ही आगे रखा है और उसने सीधी टक्कर। अगर वो 2 कदम आगे हो जाए तो खत्म था लड़का। तो हम जब ड्यूटी गया था मैं, उसके बाद मेरे हादसा हुआ। मेरे ताऊजी के बेटे हैं ये, और बड़ा हादसा हुआ जो है। और उसके बाद मैं जो है घर से निकल रहा था, तो मेरे को कुछ ऐसा हिंट्स मिला कि कुछ हो सकता है। तो मेरे बेटे ड्यूटी से आ रहा है। तो विवाद क्या था? विवाद यही है कि बस ये कि नालायक प्रवृत्ति के हैं ये, इनका जुआ सट्टे का काम है। सारा सब पूरा गांव जानता है इनकी गालत। तो बढ़ते आगे, फरीदाबाद के एनआईटी में हनुमान जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनधीर सिंह मान ने शिरकत की है और हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस नेता मनधीर सिंह मान से हमारे सहयोगी मोनू पंचाल ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। में जो है वो हनुमान जयंती जो है वो पूरी तरीके से धूमधाम से आज जन्म महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। और तमाम तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में जो है पूरे हर्ष उल्लास के साथ जो है वो हनुमान जयंती मनाई जाती है। और तमाम तरीके से देखा जा सकता है कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक पूरी तरीके से जो देखा जाए तो आयोजन जिस तरीके से जो हनुमान की जो झांकियां है वो पूरी तरीके से दर्शाई गई है। और तमाम तरीके से यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बात को देखे तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंदिर मान भी पहुंचे और मंदिर मान से जानते हैं आज जो है हनुमान जी का जन्म महोत्सव है, कितनी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनआईटी में ये पर्व हमेशा ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन है और सभी भक्त इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि धर्म का प्रचार भी हो और बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़े, ताकि वो भी अच्छा ज्ञान लेके अपने भविष्य को सुधारे। तो हमेशा देश में जगह जगह हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए और हमारे त्योहारों को मनाते रहना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे धर्म के साथ जुड़े रहें। मान साहब, आप पूरे जो है फरीदाबाद में देखा जाए तो जगह जगह जो है इसी प्रोग्रामों में पहुंच रहे हैं, तो पूरे फरीदाबाद में किस तरीके से धूमधाम से या मंदिरों को किस तरीके से सजावट की गई है? देखिए, हमारे भारत देश की आस्था पहले से ही धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रही है और आज भी उसका उदाहरण है जो आप देख रहे हैं कि इतने भव्य तरीके से जो हनुमान का जन्मदिन जगह जगह मनाया जा रहा है। तो उत्साह है लोगों में, बहुत मेहनत करके बच्चे यहाँ पर जो उन्होंने प्रोग्राम करवाया, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस संस्था का धन्यवाद करता हूँ जो हमेशा से पहले से ही ऐसे धर्म का प्रचार करती आ रही है। क्योंकि हनुमान जी का जन्म हमारे देश में हमारे समाज को एक दिशा देने के लिए हुआ था। वो स्वयं भोले बाबा के अंश से जो अंजना माता और पवन देव के प्रार्थना पर उनका यहाँ पर अवतरण हुआ था, वो बचपन से ही चंचल थे या विचलित थे, क्योंकि उनके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। जब वे स्वयं राम भगवान के सामने उनके दर्शन हुए, भगवान राम के दर्शन हुए, उसके बाद उसके सवालों का को शांति मिली। तभी से जब उसके सारे सवाल पूरे हुए, तभी से वे स्वयं भगवान के भक्त बन गए और पूरी जिंदगी उन्होंने भगवान की भक्ति करके एक भक्ति की पराकाष्ठा को जन्म दिया। क्योंकि उनका
शायद अवतरण ही इसलिए हुआ था स्वयं राम भगवान की सेवा करने के लिए। मान साहब, देखा जा रहा है जिस तरीके से हनुमान जी का जो रूप था और कहीं ना कहीं जो शक्तिशाली थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता नहीं था कि वो इतने शक्तिशाली है, और जिस तरीके से राम प्रभु ने आशीर्वाद दिया, वो शक्तिशाली जरूर थे, लेकिन उनके अंदर कहीं भी अहंकार नहीं था। उन्होंने सिर्फ अहंकारियों का अहंकार खत्म किया था, जो अत्याचारी थे उनको सबक सिखाया था। उन्होंने कहीं भी अपना अहंकार नहीं दिखाया, उन्होंने तो अपने जीवन में पूरी सरलता और बिल्कुल साधारणपना अपने जीवन में दिखाया। बिल्कुल देख सकते हैं कि आप इस मार्केट में उन झांकियों को देख सकते हैं कि हनुमान जयंती को जो है जिस तरीके जो स्वरूप है, हनुमान जी का जो स्वरूप है वो यहाँ पर दर्शाया गया। और स्वरूप देखिए आप जिस तरीके से पूरी जो है रंग रूप में जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो मार्केट के यानी कि बाजार के लोग हैं वो पूरी तरीके से भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान का गदा जो है वो यहाँ पर ले रखा है, स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से हनुमान का, और तमाम तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो माला से वो कहीं ना कहीं हनुमान जी को जो है फूल अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि लोग जो है दर्शन लेने का कर रहे हैं और जो आशीर्वाद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से देख सकते हैं कि ये जो है जो स्वरूप है हनुमान जी का, वो पूरी तरीके से धूमधाम से यहाँ पर हनुमान जयंती यानी जो है जन्म महोत्सव जो है वो पूरी तरीके से धूमधाम से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।